साथियों नमस्कार। साथियों, बात हो रही थी असहयोग आंदोलन के बारे में और आगे बात हुई कि किस प्रकार से दांडी मार्च हुआ। आपने पिछले सेशन में देखा कि किस प्रकार से गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ 78 वॉलेंटियर के साथ में उस दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं, जो गुजरात में एक स्थान होता है। गुजरात में समुद्र का एक किनारे एक कस्बा होता है और वहां पर पहुंचते हैं और नमक बनाने लगते हैं। तो किस प्रकार से कानून का उल्लंघन होता है, फिर जाकर के बाद में आपको देखने को मिलता है कि एक जो उनके घनिष्ठ मित्र, यूँ कहे कि एक बहुत ही सक्रिय राजनेता जो कि गांधी जी के साथ में थे, वो अब खान अब्दुल गफ्फार खां, जो कि गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद जो है कांग्रेस के नेताओं में उथल पुथल होने लगता है। कांग्रेस के नेता और जो आंदोलनकर्ता थे वो सड़क पर उतर आते हैं और देखते ही देखते साथियों उसी के एक महीने बाद गांधी जी की भी गिरफ्तारी हो जाती है। और जितने भी सक्रिय नेता हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इस प्रकार से बहुत सारे नेता, सुभाष चंद्र बोस नहीं, हालांकि उस समय मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सी.आर. दास, जो भी सक्रिय नेता थे कांग्रेस के उस समय, तो वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से गिरफ्तारियां होती हैं। 1 लाख लगभग लोग, जब गांधी जी जेल में होते हैं, जब गांधी जी की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद लगभग 1 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि विद्रोह कर रहे थे, शवने अवज्ञा आंदोलन का समर्थन कर रहे थे बहुत जोरों शोरों से, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दी जाती है। और असंवैधानिक संस्था घोषित करने के बाद में देखने को मिलता है कि जो है इरविन आते हैं और इरविन के साथ में समझौता होता है गांधी जी के साथ में कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाए। तो इस प्रकार से आपने देखा था कि किस प्रकार से जो है आपने देखा कि शवने अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे होता है। इसके बाद में जब गिरफ्तारियां हो जाती हैं लगभग और हिंसक विद्रोह हो जाते हैं, तो गांधी जी शवने अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं। इसके बाद में जब फिर वही होने लगता है, फिर कांग्रेस की मांगों को नहीं मांगा जाता है, उन 11 मांगों को, तो फिर वो दोबारा जो है शवने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। और धीरे धीरे 1932 से 1934 के दौरान धीरे धीरे आंदोलन धीमा पड़ जाता है, उसकी गति जो है बहुत धीमी पड़ जाती है। तो आपने इस प्रकार से शवने अवज्ञा आंदोलन के कुछ जो है नमक यात्रा और शवने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित कुछ विचार, कुछ आपको दृष्टिकोण आपने जो ग्रहण किया हो शवने अवज्ञा आंदोलन से, उसे लिखने का प्रयास करिएगा। साथियों, इसी के साथ अगर हम आगे चलें तो हम देखते हैं कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया और किस प्रकार से जो है समाज में जो ग्रामीण समाज था। अगर क्वेश्चन देखें कि शवने अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन थे, अगर पूछा जाए कि विभिन्न सामाजिक समूह कौन थे और उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनकी मजबूरी क्या थी, क्यों उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया, उनके आदर्श क्या थे, उनके स्वराज के मायने क्या थे, उन स्वराज क्या था जो गांधी जी प्रायः जो है जब दांडी की यात्रा चल रही थी 240 किलोमीटर की, तो जगह जगह पर पर डे जो है प्रतिदिन रुकते थे और गांधी जी जिधर निकलते थे तो जहाँ रुकते थे वहाँ पर हजारों की भीड़ आ जाती थी। वहाँ बताया जाता था कि स्वराज क्या है, आज़ादी क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता क्या है, आप किस प्रकार से आज़ादी ग्रहण कर सकते हैं, आप अहिंसा करके आज़ादी ग्रहण कर सकते हैं या फिर जो है हिंसक विद्रोह करके, ये सारी बातें बताई जाती थी और प्रयास किया जाता था गांधी जी अपने सिद्धांतों को अमल करने में हमेशा अडिग रहे। तो ये देखने को मिलता है कि धीरे धीरे करके असहयोग आंदोलन, वो जो शवने अवज्ञा आंदोलन है, वो बहुत तेज़ी से विस्तार होता है। गाँव में, किसानों में, अमीर गरीब, हर कोई, हर व्यवसायी तबका, मतलब हर वर्ग का तबका इस आंदोलन में, इस शवने अवज्ञा आंदोलन में भाग लेता है। तो साथियों, गांव के संपन्न कुछ किसान समुदाय जो कि गुजरात के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन, उत्तर प्रदेश के जाट लोग, जाट किसान, उत्तर प्रदेश के, यूपी के जाट किसान और गुजरात के
और गुजरात के पटीदार, पटीदार बोला जाता है। तो गुजरात के पटीदार जो कि पटीदार जो कि गुजरात के, और ये अमीर किसान थे, लेकिन ये संपन्न अमीर किसान थे और ये भी जो है उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो आखिर इनका कारण क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो साथियों हम देखते हैं कि जो व्यावसायिक फसलें थी, व्यावसायिक फसलें कर रहे थे ये जो गुजरात के जाट किसान, गुजरात के जो किसान थे, और तो ये जो है व्यावसायिक खेती कर रहे थे। लेकिन जब व्यापार में मंदी आई, हम देखते हैं कि व्यावसायिक फसलों में जब आर्थिक मंदी आई, तो आर्थिक मंदी की वजह से साथियों वस्तुओं का बाहर निर्यात नहीं हो पाया, और जो है इसकी कीमतें गिरने लगी, जिससे संपन्न किसान भी परेशान हो गए और इनकी कीमतें जो है वस्तुओं के गिरने लगी। तो ये सोच रहे थे कि जब इसमें भाग लेंगे तो हो सकता है हमारा समर्थन हो और हमारी वस्तुओं का इजाफा हो। और तो इस प्रकार से ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। और हम देखते हैं कुछ किसान जो गरीब तबका था, वो जो है वो क्या करता था कि जमींदार, जो भी संपन्न किसान होते थे, जो जमींदार होते थे, जो जमींदार होते थे, ये पट्टे पर भूमि अपनी दिया करते थे। किसानों को किस पर भूमि दिया करते थे? पट्टे पर। तो किसानों को भूमि दिया करते थे पट्टे पर, जो गरीब किसान होते थे, और उनको पट्टे पर भूमि देने पर उनको लगान देना पड़ता था कि जितने दिन के लिए वो खेती करते हैं उस पट्टे वाली ज़मीन पर, तो उनको लगान देना पड़ता है। लेकिन साथियों जब वस्तुओं की कीमतें गिर जाती हैं और आर्थिक तंगी आ जाती है, आर्थिक बदहाली आ जाती है, तो लगान देना भारी पड़ जाता है। किसानों को लगान जो है बहुत भारी पड़ रहा था। वो सोच रहे थे कि लगान जब हम इसमें भाग लेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तो हो सकता है हमारी लगानों में कमी आए, हो सकता है हमारी सुनवाई, हमारी मांगे पूरी हों। तो इस प्रकार से ये जो है गरीब किसान भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। वो सोच रहे थे कि जो हमारी जो ज़मीन है उस पर भी हक मिलेगा। तो इस तरीके से जो ज़मीन का किराया वो जो देते थे पट्टे पर, तो वो धीरे धीरे करके वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो है गरीब तबका और अमीर तबका, जो व्यवसायी वर्ग था और जो किसान वर्ग, संपन्न किसान वर्ग थे, वो भी भाग ले रहे थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सविनय अवज्ञा आंदोलन देखने को मिलता है कि इनकी लगान भी कम नहीं होती है, और इनकी लगान कम भी नहीं होती, और सविनय अवज्ञा आंदोलन बीच में वापस ले लिया जाता है 1932 के दौरान। तो साथियों ये दोबारा हिस्सा लेने में बहुत हिचकिचाते हैं, लेकिन लेते हैं, ये दोबारा की बात है। तो लेकिन लेते हैं वो। और हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जब प्रथम विश्व युद्ध के जस्ट बाद में भारतीय कुछ जो व्यवसायी थे वो अमीर हो गए थे, यूँ कहें कि मतलब ताकतवर और संपन्न हो गए थे। जो भारत के अमीर थे, व्यवसायी थे, तो वो चाहते थे कि अब जो है हमारे देश में कोई औपनिवेशिक लोग ना आए, कोई औपनिवेशिक बस्तियां ना बसें, कि हमारे जो व्यवसाय है, हमारा जो व्यापार है, उसमें बाधा हो जाए और हमारी कीमतों में, वस्तुओं की कीमतों में फिर गिरावट आए, या फिर कोई ऐसी समस्या आए हमारे व्यापार में जिससे हम अपने वो चाहते थे कि हमें निर्बाध स्वतंत्रता मिले, कोई बाधा ना हो हमारे व्यापार में, और ऐसी कोई विदेशी शक्तियों से उनसे प्रतियोगिता ना करनी पड़े। तो ये जो है भारत के किसान, भारत के व्यवसायी चाहते थे। और उस समय जो है 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, यानी कि भारतीय औद्योगिक और व्यवसायिक कांग्रेस, उस समय 1920 में, देखिए 1920 में और 1927 में दो संस्थाएं व्यापार से रिलेटेड बनाई जाती हैं। एक तो होती है कि भारतीय औद्योगिक और व्यवसायिक कांग्रेस, भारतीय औद्योगिक और व्यवसायिक कांग्रेस। कौन सी? भारतीय औद्योगिक
भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस। कौन सी? व्यावसायिक कांग्रेस। ये तो साथियों 1920 में जो है भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस बनती है। किसके नेतृत्व में? उस समय जीडी बिरला, जो कि जाने माने व्यवसायी थे, और आपके थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और तुम्हारे जो कि जीडी बिरला जी, इनके नेतृत्व में जो है ये इन भारतीय औद्योगिक संस्थाओं का गठन होता है। और ये 1927 में जो है फिक्की बनाई जाती है, एक संस्था जो कि फिक्की, भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ। तो साथियों 1920 के बाद में और ज़्यादा डेवलप होता है, व्यवसायी और जो है विस्तार चाहते हैं, और उसी क्रम में एक दूसरी संस्था जिसका निर्माण होता है 1927 में, और आपको देखने को मिलता है उस संस्था का नाम होता है कि उस संस्था का नाम होता है भारतीय वाणिज्य एवं भारतीय वाणिज्य एवं परिसंघीय भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, है ना, उद्योग परिसंघ, उद्योग एवं उद्योग। तो परिसंघ की जगह परिसंघीय कर लीजिए, परिसंघ कर लीजिए, परिसंघीय की जगह। तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, यानी कि इसको जो है फिक्की कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, FICCI। तो इसका गठन होता है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, एक संस्था जो कि यूं कहें कि भारतीय जो है ये संस्था, इसका गठन होता है व्यवसाय के क्षेत्र में जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए, जो भी समस्याएं हैं व्यापार में उनको दूर करने के लिए इन संस्थाओं का गठन होता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय जो है किस तरीके से डेवलप की ओर बढ़ रहे हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं एक व्यवसाय के क्षेत्र में। तो और उसमें दो व्यवसायी आपको बताया गया, कौन कौन उस समय था? उस समय दो व्यवसायी जिनके नेतृत्व में हो रहा था, एक तो थे जीडी बिरला और दूसरे थे जीडी बिरला और दूसरे थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, ये दो लोग जिनके नेतृत्व में इन संस्थाओं का गठन होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक नियंत्रण का हमेशा विरोध करती है कि कोई ऐसी औपनिवेशिक संस्था ना आए जिसे हमें प्रतियोगिता लेनी पड़े, प्रतियोगिता करनी पड़े, या हमें यूँ कहें कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता न मिल पाए व्यवसाय में। तो इस प्रकार से हमेशा, और हम देखते हैं कि सिविल नाफरमानी आंदोलन का ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का इन्होंने ये समर्थन करते हैं और इनको आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इस आंदोलन, ये जो संस्थाएं होती हैं इनके द्वारा जो है आर्थिक मदद की जाती है आंदोलन कर्मियों की, या यूँ कहें इस आंदोलन को जो है आर्थिक सहायता दी जाती है। और फिर जो है इस प्रकार से ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज के ऐसे युग को देख रहे थे। स्वराज एक, उनको लग रहा था कि इस आंदोलन के बाद में हम भी स्वराज की प्राप्ति करेंगे, यानी कि एक तरीके से व्यवसाय में पूर्ण स्वराज होगा हमारा। और गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद साथियों इसमें इनमें कुछ निराशा आती है, इसमें कुछ असंतुष्टि आती है, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में विफल होने के बाद में जो ये निश्चित हुआ था कि कुछ पूर्ण स्वराज का एक जो रास्ता है वो
एक तरीके से वो बहुत करीब आएगा, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो पूर्ण स्वराज का एक जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं बाधा के क्षेत्र में पड़ गया था, और इसी गोलमेज सम्मेलन की वजह से। लेकिन साथियों, हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में अगर श्रमिक वर्ग की ओर देखें, ये तो किसान वर्ग चल रहा था, अगर श्रमिक वर्ग में देखें तो छोटा नागपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा जो है विद्रोह हुआ था श्रमिक वर्ग के बारे में। तो आप याद रखेंगे कि छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, कौन सा? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। ये छोटा नागपुर, और यहां विद्रोह हुआ था श्रमिक वर्ग का। किसका? श्रमिक वर्ग। यहां पर विद्रोह कर रहा था श्रमिक वर्ग छोटा नागपुर में। तो साथियों, छोटा नागपुर एक ऐसा स्थान था जहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो भाग ले रहे थे, जो विद्रोही भाग ले रहे थे, उनमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी? श्रमिक वर्ग की थी। और हम देखते हैं कि जब जो है कांग्रेस में जब व्यवसायी आते हैं या संपन्न किसान आते हैं, और जब संपन्न किसान आते हैं तो धीरे धीरे करके जो मजदूर वर्ग होता है वो कांग्रेस से दूर भागना शुरू करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता है बीच में कि उनकी जो मांगे होती हैं, उनका जो एक देखने को मिलता है कि मजदूर वर्ग के विरोध में जो मांगे होती हैं वो कांग्रेस कतराते रहते हैं। उनको लगता है कहीं ये जो संपन्न किसान हैं ये कहीं भाग न जाए, तो उनको हमेशा डर रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लेकिन फिर भी जो मजदूर वर्ग होता है वो हमेशा पूर्ण रूप से जो है इसका साथ देता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। और देखने को मिलता है कि 1930 में रेलवे कामगार, 1930 में दोनों वर्ग जो है विद्रोह करते हैं। 1930 में रेलवे कामगार में हड़ताल हो जाती है। कहाँ पर? रेलवे कामगार, जो भी रेलवे मजदूर होते हैं 1930 में वो विद्रोह कर देते हैं। रेलवे का मजदूर वर्ग वो क्या करता है? वो विद्रोह कर देता है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन देते हुए। और हम देखते हैं कि 1932 में गोदी कामगार हड़ताल कर देते हैं। तो 1932 में देखने को मिलता है गोदी कामगार, जो गोदी कामगार होते हैं वो भी विद्रोह कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे करके रेलवे और गोदी कामगार ये दोनों लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करते हैं और विद्रोह कर देते हैं। तो फिर 1930 में जो छोटा नागपुर में है टिन खान यहाँ पर होती है छोटा नागपुर में, और जिससे कौन सी? टिन, जहाँ से टिन निकाला जाता था। तो टिन खानों के जो मजदूर होते हैं, टिन खानों के मजदूर, तो ये हजारों की संख्या में देखने को मिलता है कि हजारों की संख्या में हड़ताल कर देते हैं। जो टिन के खाने हैं वो एक तरीके से बंद की कगार पर आ जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है मजदूर वर्ग भी पूर्ण रूप से समर्थन दे रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। किसान भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी वजह को पकड़ करके जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। आपने देखा कि उनको लग रहा था कि लगान हमारी घट जाएगी और हम समर्थन पूर्ण रूप से देंगे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन साथियों, यूँ कहें उनके साथ थोड़ा सा धोखा हो जाता है, क्योंकि जब इरविन के साथ में गांधी जी की समझौता होता है, गांधी जी का समझौता होता है, तो इन लगानों पर बात नहीं होती और ये लगाने कम नहीं की जाती, जिससे उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं कि हमने देखो बढ़ चढ़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, लेकिन हमारी मांगे जो है हमारी लगान को कम नहीं किया गया। तो ये जो है थोड़ी दुख की बात होती है। और लेकिन साथियों, ये देखने को मिलता है कि किसान वर्ग पूरी तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन का साथ दे रहा था, संपन्न किसान भी साथ दे रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आपने देखा श्रमिक वर्ग जो छोटा नागपुर में है वो भी पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन दे रहा था, और जहाँ जहाँ जो भी कर्मचारी वर्ग जहाँ पर नियुक्त था वहीं पर हड़ताल शुरू कर दे रहा था, एकत्र होकर के शुरू कर दे रहा था।
तो ये जो है लेकिन फिर भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं हिचकिचाहट थी। वो मजदूर वर्ग की मांगों को पूरा करने में हमेशा हिचकिचाता था। उसे लगता था कहीं इनकी वजह से जो है साम्राज्यवाद न भाग जाए या साम्राज्यवाद जो है विद्रोह न कर दे, इनकी ताकतें न टूट जाए। तो इस प्रकार से, और अगर हम इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में अगर औरतों की बात करें तो औरतें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब गांधी जी हजारों लोगों को स्वराज का मतलब समझाते थे, तब वहाँ पर बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती थी और वो जो है गांधी जी को सुनती थी। लेकिन साथियों, हम देखते हैं कि अगर औरतों की बात करें तो हालांकि उस समय तक सविनय अवज्ञा आंदोलन जब किया गया था, उससे पहले तक गांधी जी का मानना यही था कि जो औरतें होती हैं वो चूल्हा चौका और जो अच्छी पत्नी और अच्छी माँ के रूप में रहें, तो ये उनके अंदर थिंकिंग थी। उनके अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कांग्रेसियों के अंदर ये सोच थी, जिस वजह से उस समय तक जो है कांग्रेस में स्त्रियों को नहीं रखा गया कोई अच्छे पद पर। लेकिन बाद में देखने को मिलता है कि धीरे धीरे करके परिवर्तन आना शुरू होता है। जो संपन्न किसान होते हैं वो भी एकजुट होने के लिए सभी को एकत्रित करते हैं और औरतें भी अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त की जाती हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है परिवर्तन आता है समाज में। और इस प्रकार से जो है ये समाज वर्ग, आप समझ रहे थे कि औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग, ऐसा कोई वर्ग बाकी नहीं था जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग न लेता। तो आपने गहराई से समझा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन कौन सा समाज जो है भाग ले रहा था। तो आपने देखा और आपने पिन पॉइंट ज़रूर नोट किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को एक बार लिखने का। और अगर हम बात करें तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जैसे पिछला जो सेशन था साइमन कमीशन, उस पर आप लिख सकते हैं कि साइमन कमीशन पर एक टिप्पणी जो है, एक टिप्पणी आप लिख सकते हैं साइमन कमीशन पर। और दूसरी चीज़ आप लिख सकते हैं कि नमक यात्रा की चर्चा कीजिए। अगर प्रश्न है, अगर आप प्रश्न नोट कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। दूसरा ये नोट कर सकते हैं कि राजनीति में जो राजनीतिक नेता हैं वो पृथक निर्वाचिका पर, यानी कि विधायी परिषद पर किस प्रकार से सवाल उठा सकते हैं। आपने विधायी परिषद के चुनावों का भी देखा था कि किस प्रकार से बहिष्कार करना चाहते हैं, लेकिन कुछ नेता हैं जो कि उसमें रह करके और कांग्रेस की ब्रिटिश राज की नीतियों को विफल सिद्ध करना चाहते हैं और सिद्ध करना चाहते हैं कि जो ब्रिटिश राज की जो संस्थाएं हैं, इनके द्वारा बनाई गई संस्थाएं, ये लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं। तो इस बात को आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं और लिख सकते हैं कि सत्याग्रह पर विचार का क्या मतलब है। आप लिख सकते हैं कि गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्यों शुरू किया, आखिर क्या मजबूरी थी उनको। और आप लिख सकते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और दूसरे ही गोलमेज सम्मेलन में क्यों भाग लिया था, इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर आपको अर्थव्यवस्था और जीविका के बारे में, समाज के बारे में आपको बेहतर जानकारी मिलेगी अगले सेशन में। तो साथियों, कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन, यूँ कहें आप देख रहे हैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन, आप समझ रहे हैं एनसीईआरटी। तो साथियों, कोशिश करिएगा दूर दूर तक हमारे चैनल को पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।